के सब लगे पड़े हैं पेड कोर्स बेचने में, एग्जाम्स क्वालिफाई करना, और एग्जाम्स क्वालिफाई करने को हमें वो टॉपिक कवर करते हैं जो सिर्फ आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। और कोई भी ये नहीं बता रहा कि स्टूडेंट आखिर किस तरीके से तैयारी करे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। एक में 20 के आसपास वैकेंसी थी, एक में 30 के आसपास वैकेंसी थी, और मैंने दोनों ही एग्जाम्स में जो है क्वालिफाई किया था। हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। रेलवे एएलपी के लिए हम इस वीडियो में एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं। मैंने खुद रेलवे कई सारे एग्जाम्स दिए हैं, जैसे एनटीपीसी का, रेलवे ग्रुप डी का, आरपीएफ का, या एसएससी में भी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, कई सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। तो एटलीस्ट कोई ना कोई तो ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो की होगी जो इतने सारे एग्जाम्स में मैंने क्वालिफाई किया होगा। पिछली बार जब एएलपी आया था और इस बार जो एएलपी है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि पिछली बार के मुकाबले वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा कम है। तो बच्चों के जो सवाल हैं, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, या फिर जो हमें किस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए, उस सब चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी पहले से बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। पहले 60,000 थी, अभी जो है अगर देखें हम टेक्नीशियन की भी अगर 9,000 के अप्रोक्सीमेटली आ जाती हैं, तो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को जोड़ो तो 15,000 के आसपास है। अभी जो है एएलपी में युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है और स्टूडेंट्स ने क्या करा है, बहुत पहले ही हार मान ली है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि डीएसएसबी जो बोर्ड होता है, ठीक है, दिल्ली में एक बोर्ड होता है डीएसएसबी, ठीक, DSSB जो बोर्ड होता है, DSSB के 2 एग्जाम्स थे अभी, ठीक है, अभी 2.5 साल पहले हुए थे। एक एग्जाम था 19/15 और एक एग्जाम था आपका 41/15, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और एक एग्जाम्स में मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली जो है इसमें 30 के आसपास वैकेंसी थी और 41/15 में 20 के आसपास वैकेंसी, ठीक है, 15 या 20 या 18 वैकेंसी के आसपास थी। अब आप लगा सकते हो कि इतने बड़े एग्जाम्स में दिल्ली में लाखों बच्चों ने एग्जाम भरा था और एक में 20 के आसपास वैकेंसी थी, एक में 30 के आसपास वैकेंसी थी, और मैंने दोनों ही एग्जाम्स में जो है क्वालिफाई किया था, दोनों एग्जाम में सिलेक्शन लिया था। आप जाकर नेट पे चेक कर सकते हैं, वहां पर जो है नाम वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आखिर इतने मतलब जो है 20 से कम तो वैकेंसी नहीं है, कम से कम 15,000 के अप्रोक्सीमेटली है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि 15,000 जो स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई करेंगे वो अलग से दुनिया से आएंगे, ऊपर से उतर कर आएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। हम ही लोगों के बीच में से वो स्टूडेंट होंगे जो सिलेक्ट होंगे, हमारे ही दोस्त होंगे जो सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो जो सिलेक्शन लेंगे और जो सिलेक्शन नहीं लेंगे उसमें क्या फर्क रहेगा, उनकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी, ठीक है। और वो क्या करेंगे, जो स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं लेने वाले उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, ये बात बिल्कुल गारंटी है। YouTube पे एएलपी से रिलेटेड जो है हजारों वीडियो आ चुकी है, लाखों वीडियो की बाढ़ आ चुकी है, मगर सबके सब लगे पड़े हैं पेड कोर्स बेचने में, किताबों को बेचने में, एक से एक चीजें कर रहे हैं, मगर कोई भी ये नहीं बता रहा कि स्टूडेंट आखिर किस तरीके से तैयारी करे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। आखिर कुछ तो ऐसी रणनीति होती होगी अलग से कि वो हम जो है एग्जाम्स में अगर अप्लाई करते हैं तो दूसरे स्टूडेंट से अच्छा कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में उसी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारा सेव स्कोर हमें क्या टारगेट करना है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो रेलवे के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हमें कवर करना है। हर एक चीज का हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने कभी एग्जाम्स भी नहीं दिया और वो यहाँ पर यूट्यूब पे आके बता रहे हैं बच्चों को कि आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। तो उन सब की बातों में आपको आना नहीं है, एटलीस्ट कम से कम उसको फॉलो करना है। या फिर मैंने भी कई सारे एग्जाम्स दिए हैं, हजारों बच्चों के रिव्यू लिए हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं, मेरे सारे के सारे रिजल्ट अपने चैनल पे पढ़े हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। टीसीएस में, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी के पिछले बार जब एग्जाम हुआ था मैंने सभी एग्जाम्स के रिव्यू लिए थे, आप यूट्यूब पे वीडियो चेक कर सकते हैं। रेलवे के हजारों क्वेश्चंस को देख चुका हूं, हजारों बच्चों से मिल चुका हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे आइडिया है इस चीज का कि आपको अब आने वाले एग्जाम्स में क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक चीज तो बिल्कुल सिंपल है कि आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो दूसरे स्टूडेंट से अच्छी होनी चाहिए, और आपकी जो मेहनत है, अगर दूसरा बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है तो आप जो है कम से कम 12 से 13 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। आपको दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अगर आप सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देते हैं कि भाई ये यूपीएससी थोड़ी है जो इतने घंटे पढ़ेंगे। अगर यूपीएससी नहीं है तो कंपटीशन उससे कम भी नहीं है, बहुत तगड़ा कंपटीशन रहेगा, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें किस चीज का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले अगर हम तैयारी करते हैं, कोई भी रणनीति बनाते हैं, ठीक है, हमें अपना जो अगेंस्ट, जो हमारा जो सामने हमारा दुश्मन है उसको पता होना चाहिए कि उसको किस तरीके से हराना है, उसकी ताकतें क्या क्या है, ठीक है। जब लास्ट टाइम पे एएलपी का एग्जाम हुआ था तो अप्रोक्सीमेटली CBT 1 जो क्वालिफाई कर गए थे स्टूडेंट,
तो लगभग समझ लीजिए आपके 75 में से जिसके 40 से 42 नंबर थे, ठीक है, जब प्रो रेटा लगा था 100 में से, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट अपना एग्जाम क्वालिफाई कर गए थे। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मगर इस बार ऐसा भी नहीं होगा कि 100 में से 90-95 कट ऑफ जाएगी, इतनी भी नहीं जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक। तो इस बार का टारगेट क्या रखना है? फिलहाल हमारा सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि जब एग्जाम्स हमारे सामने हैं, डेट भी अब अनाउंस हो चुकी है, तो ये जो एएलपी का सिलेबस है इसमें हमें किस किस सब्जेक्ट को कितना कितना टारगेट करना चाहिए, ठीक है। हमें सबसे पहले मैथ्स में कम से कम टारगेट करना चाहिए कि 20 में से हमें 15 नंबर तो लेके ही आने, ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे हम अभी टारगेट को बढ़ाएंगे अपने, बाद में सीबीटी 2 की भी बाद में बात करेंगे। पहला हमारा टारगेट है कि हम सीबीटी 1 में अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करें, ठीक है। रीजनिंग में आपको, रीजनिंग क्योंकि सबकी अच्छी होती है, तो आपको दूसरों से अच्छी बनानी है। अपनी रीजनिंग में कम से कम आपको 22 से 23 क्वेश्चन जो है ठीक करने पड़ेंगे, 23 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप रीजनिंग में भी 17-18 नंबर लाते हो तो भाई बहुत मुश्किल है इतनी कम वैकेंसी में सिलेक्शन लेना, ठीक है। साइंस में हम अगर डिस्कशन करें, साइंस में थोड़े टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो मान लीजिए आप कि साइंस में आपको 14 नंबर भी अगर आ जाते हैं आपके तो ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जो जीके होती है और करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के दोनों के मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, तो इसमें से हम कम से कम 6 मार्क्स लाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मिला के देखेंगे तो 14 और 6 20 और 15 35 और 23, कम से कम हमारा जो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि 75 में से हम 58 से लेकर जो है 62 मार्क्स तक ला सके, ठीक है। पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि 58 नंबर से लेकर हमें 62 मार्क्स के बीच में लाना है। अगर हम इतने नंबर लाने में कामयाब हो जाते हैं सीबीटी 1 में, तो यकीन मानिए आप कि जब ये प्रो रेटा लगेगा 100 में से, क्योंकि 75 में से अगर आप इतने मार्क्स ले आते हैं तो 100 में से ये आपके 80 81 82 नंबर पहुंच जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर होगा सीबीटी 1 में। अगर सीबीटी 1 में आप ये लाने में कामयाब हो जाते हो तो सीबीटी 1 2 की हम इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आपका शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला टारगेट क्या है? पहला टारगेट तो हमें ये करना है कि हमें सीबीटी 1 में इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, कुछ भी करके, ठीक है। इतनी मेहनत हमें करनी है, ठीक। कट ऑफ को मत देखना, इतने मार्क्स को आप देखना कि इतने से पार ही करने में कैसे ना कैसे करके। अब स्टूडेंट का सवाल उठता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इतने मार्क्स को लाएं कैसे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, इतने सब जो टारगेट हैं इनको कैसे कैसे करना है। तो देखो, सिलेबस जितना भी होता है उसमें से कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे साइंस के 20 से 22 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें से आप 14-15 नंबर बहुत आराम से गेन कर सकते हो, ठीक है। उसी में से क्वेश्चन हर बार आते हैं रेलवे के, चाहे प्रीवियस ईयर के कितने भी एग्जाम उठा के देख लो आप, चाहे एनटीपीसी का ले लो, चाहे आप एएलपी का ले लो, चाहे ग्रुप डी का ले लो, ठीक है। कोई से भी क्वेश्चन उठा के देखना, जो मैं आपको यहाँ पे टॉपिक बताऊंगा 20 उसी में से क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने करंट अफेयर और जीके में हमें 6 नंबर कैसे लेकर आने हैं, फिर मैथ्स और फिर उसके बाद रीजनिंग। तो साइंस के अगर हम 20 टॉपिक की बात करें तो मैं यहां पे एक एक करके आपको टॉपिक डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हमें बायोलॉजी में से 4-5 अगर हम टॉपिक कर लेते हैं तो उसमें से हमारे जो है शॉर्ट हो जाएंगे कि क्वेश्चन जो है उसी टॉपिक के अंदर से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो, पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका सेल का, ठीक है। सेल की जो खोज है वो किसने की थी, न्यूक्लियस की केंद्र की खोज किसने की थी, या फिर जो है पावर हाउस जो होता है, ऊर्जा का केंद्र किसको कहा जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका बीमारियों से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। जो आपकी जो है टाइफाइड जो है वो किससे होती है आपको बताना है, बैक्टीरिया से होती है या फिर जो है वायरस से होती है, प्रोटोजोआ से होती है। कमेंट करके आप बताएंगे कि टाइफाइड जो बीमारी है वो किस चीज से होती है। फिर उसके बाद रेलवे के जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हैं जिसमें से रेलवे सबसे ज्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछता है, वो 2 टॉपिक हैं आपके एनिमल किंगडम और आपका जो है प्लांट किंगडम। तीसरा टॉपिक और चौथा टॉपिक, ये जो 2 टॉपिक हैं आपके, इस पे आप समझ लो स्टार लगा लो कि इसमें से जो है क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो आप ये कर सकते हैं कि जब आपका लास्ट टाइम पे, जब आपका एडमिट कार्ड आता है, जब लास्ट के 10-15 दिन बचते हैं, तब इन दोनों टॉपिक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या रहता है, थोड़ा सा याद रहता है। अगर शुरू में करके चलते तो बहुत बड़े होते तो भूलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो एनिमल किंगडम जो होता है आपका जंतु जगत और पादप जगत जो है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम 5वां डिस्कस करेंगे, अपना 5वां टॉपिक है हमारा मानव शरीर जो होता है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में से जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, या फिर हमारे शरीर के अंदर जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, हमारे दांत होते हैं, हड्डियां होती हैं, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ठीक, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि विटामिन B12 जो होता है उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? जिसको पता है वो कमेंट करके बताए।
है कि मुझे विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम क्या होता है। फिर उसके बाद इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स, ठीक है। तो ये वो टॉपिक हैं जो बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, इन्वेंशन और इन्वेंटर्स में आपका जो है फिजिक्स में भी आता है और उसमें बायोलॉजी में भी आता है। बायोलॉजी में जैसे आ सकता है आपका कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, इस तरीके से जो होते हैं बायोलॉजी के बनते हैं, बाकी कुछ फिजिक्स के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्वेंशन और इन्वेंटर्स का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। परमाणु की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थ्योरी किसने दी थी, तो एक टॉपिक आपका केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एसिड और बेस, अम्ल और क्षार जो होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। अगर आप केमिस्ट्री पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिसमें से रेलवे हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो वो आपके दो टॉपिक हैं, वो है आपका पीरियोडिक टेबल और आपका जो है मेटल नॉन मेटल, ठीक है। आप इन दोनों पे स्टार लगा सकते हो कि इसको आप इतनी अच्छी तरीके से आपको करने हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बच के नहीं जाना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए वो क्वेश्चन आपका, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड का। कार्बन एंड कंपाउंड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक बन जाता है रेलवे की जब बात आती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस। रेलवे में बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन में से एक नया क्वेश्चन तो आपको जरूर पूछा जाता है कि डीकंपोजिशन क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इससे रिलेटेड जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सीमेंट में जिप्सम का क्या रोल रहता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, साबुन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं रेलवे में, ठीक है। जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं ये नोट करते हुए चलने हैं आपको। उसके बाद फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स में लाइट का जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद जो आपका सैटेलाइट होती है, कितने टाइप के सैटेलाइट होती हैं, ग्रेविटेशन के बारे में जो गुरुत्वाकर्षण होता है, उसके बाद जो एसआई यूनिट होते हैं, ये फिजिक्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट की, ऊष्मा की। मैं थोड़ा सा फास्ट आपको बता रहा हूं इसलिए ताकि आप जो है इसको नोट कर लेंगे बाद में रुक रुक के, ठीक है। आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको फास्ट बस टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। कैसे कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर फिलहाल मैं आपको 20 ऐसे टॉपिक बता रहा हूं साइंस के, जो 20 टॉपिक को अगर आप कवर करते हैं तो आपके 14 से 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इन टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मोशन का, जो गति का जो चैप्टर आता है वो, ठीक। उसके बाद हमारा जो साउंड होता है, साउंड से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो तरंग होती हैं हमारी वेव्स, वेव्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का, और हमारा सरफेस टेंशन जो होता है, ठीक है, पृष्ठ तनाव वगैरह जो होता है इससे रिलेटेड। तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे साइंस रिलेटेड। जितने मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने वीडियो में दो चीजें डिस्कस करी हैं कि पहला टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट हमारा होना चाहिए 58 से लेकर 62 नंबर हमारे 75 में से आना चाहिए, पहला टारगेट, ठीक है। अगर आप इससे भी कम सोच रहे हो तो फिर जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे पढ़े जो सुबह 6 बजे जाते हैं और रात के 9 बजे लाइब्रेरी से वापस आते हैं, इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है इस एग्जाम को। अब हम बात करेंगे जो हमारा करंट अफेयर का और जो जीए का यानी जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन रहता है, जीके का भी सेक्शन बोलते हैं उसको कुछ स्टूडेंट। देखो क्या होता है कि सिलेबस में कुछ चीजें हमारी होती नहीं है और उस पर स्टूडेंट लगे रहते हैं। जैसे मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स है, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बड़ी है। वर्ल्ड हिस्ट्री से जब क्वेश्चन ही नहीं आना तो आप पढ़ क्यों रहे हो? आपको सिलेबस पता होना चाहिए ना कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि कुछ भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ने पे लगे पढ़े हो। इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो पूरा का पूरा, ठीक है, बैंक रेट सब पढ़ रहे हो, हर एक चीज। इकोनॉमिक्स से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, अगर डालना भी है एफर्ट, यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो पड़ी इकोनॉमिक्स की, 1.5-2 घंटे की वीडियो, उसको देख लो, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं इकोनॉमिक्स में, वो सफिशिएंट है बस रेलवे के लिए, ठीक है, चेक कर सकते हो। हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जिसको अगर आप कवर करते हो तो आपके 6 नंबर जो है 10 में से आराम से आ जाएंगे। उसमें सबसे पहले आपको करंट अफेयर, करंट अफेयर आपको इस तरीके से तैयार करनी है कि करंट अफेयर में से जो है आपका मैक्सिमम दूसरे स्टूडेंट से आप आगे निकल पाए। करंट अफेयर के बाद है मॉडर्न हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री तो वैसे पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, मगर मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है रेलवे में खास करके उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं इसलिए बता रहा हूं ये टॉपिक आपको क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया है रेलवे के ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा रिव्यू लिए। इसका सबूत आपको मिल जाएगा यूट्यूब के चैनल पे, ग्रेट IQ पे, पीछे देखो आप वीडियो में मैंने बहुत सारे रिव्यू लिए, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है,
बहुत सारे एग्जाम्स के पैटर्न को देखा है रेलवे के। तो रेलवे में क्या होता है कि वो हिस्ट्री में से उसका मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा फेवरेट है। जैसे गांधीयन एरा पे क्वेश्चन पूछता है गांधी जी से रिलेटेड, या फिर जो आपके लॉर्ड होते हैं, वाइसराय होते हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल होते हैं, या फिर कांग्रेस का जो आपका कांग्रेस के जो सेशन हुए थे वो सेशन जो है कहाँ कहाँ पर हुए थे, प्रेसिडेंट कौन था, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री उसकी फेवरेट है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में भी आपके जो है 2-3 टाइप की ज्योग्राफी होती है, फिजिकल, वर्ल्ड और जो है आपका इंडियन। तो आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। माउंटेन्स जो होते हैं, पर्वत, पहाड़, नदी, मिट्टी, मैदान, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके वो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के बाद जो टॉपिक आता है वो आपका आता है पॉलिटी का, ठीक है। जो पॉलिटी है आपकी, पॉलिटी में आपके संशोधन होते हैं, ठीक है, संशोधन के साथ साथ आपके अनुच्छेद होते हैं, अनुसूचियां होती हैं, ठीक। इससे रिलेटेड जो है आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये 4 टॉपिक भी ढंग से कर लेते हो ना, 4 भी टॉपिक ढंग से कर लेते हो, तो 10 में से आपके जो है 5 से 6 नंबर कहीं नहीं गए। कुछ जो स्टूडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, रशिया का रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, अमेरिकन क्रांति पढ़ रहे हैं, फ्रांस का वो पढ़ रहे हैं क्रांति, ठीक है, हिटलर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं जी, बहुत मजा आ रहा है। अरे मजे लेके थोड़ी करना है, मजे नहीं लेने, यहाँ पे एग्जाम्स क्वालिफाई करना है, और एग्जाम्स क्वालिफाई करने को हमें वो टॉपिक कवर करते हैं जो सिर्फ आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। कि रीजनिंग में आपको क्या करना है। देखो रीजनिंग के लिए मैं आपको कोई अलग से स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा, क्योंकि रीजनिंग सबकी ठीक होती है। अगर आपकी रीजनिंग ठीक नहीं है तो बहुत ज्यादा दिक्कत है फिर सरकारी नौकरी लेने में, ठीक है। मगर रीजनिंग के लिए मैं आपको बुक बता सकता हूं, आप बुक ले सकते हो। किरण की जो बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की एक बुक अभी लॉन्च करी है, वो किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें क्या है कि जितने भी एग्जाम्स हुए हैं रेलवे के, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, सभी के क्वेश्चन मौजूद हैं। तो आप उस बुक को जो है प्रेफर कर सकते हो, सिर्फ उसको कर लो, बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छी रहने वाली है, बहुत हेल्पफुल रहेगी वो बुक। अब हम बात करेंगे मैथ्स के लिए, ठीक है। तो मैथ्स में किस किस चीज को हम देख के चलेंगे। देखो मैथ्स में क्या होता है कि रेलवे का ये इतिहास रहा है कि रेलवे अर्थमेटिक पे बहुत अच्छा फोकस करता है। अर्थमेटिक के लिए कुछ चैप्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका परसेंटेज आप कर सकते हो, परसेंटेज से ही रिलेटेड जो है आपका आगे बढ़कर जो है प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आप जो है रेशियो कर सकते हो, ठीक है। रेशियो का जो चैप्टर आता है, रेशियो के बाद आपका सीआई एंड एसआई आ सकता है, सीआई, ठीक है, सीआई एसआई हो सकता है। उसके बाद आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो सकता है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। तो ये कुछ अर्थमेटिक के वो चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो अर्थमेटिक के जो चैप्टर आपके बेसिक होते हैं वो तो आपको करने ही करने, सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। बात करते हैं एडवांस मैथ में आपको कौन से चैप्टर करने हैं, ठीक है। एडवांस मैथ में बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं देना। एडवांस मैथ में 2-3 चीजों पे आपको बहुत अच्छा फोकस करना है। जैसे क्या क्या करना है आपको, जैसे आपको जो मेन सॉल्यूशन होती है, ठीक है, मेन सॉल्यूशन जो होती है आपकी, मेन सॉल्यूशन में आपको एटलीस्ट सारे के सारे जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले बेस बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत हार्ड नहीं आते, ठीक है। उसके बाद आपको मेन सॉल्यूशन करने के बाद जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ठीक है, ट्रिगो में क्या करना है आपको, ट्रिगो में सबसे पहले आपको जो है जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन 45 की वैल्यू होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, तो ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। वैल्यू बेस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैथ्स में अगर आप इन सारे टॉपिक को कवर करके चलते हैं, और मैथ्स में अगर आप 2-3 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैथ्स में 20 में से 14-15 नंबर भी ले आते हैं तो वो आपका एक अच्छा स्कोर बन जाएगा CBT 1 में, ठीक है। CBT 2 की स्ट्रेटजी और ज्यादा खतरनाक रहेगी, ठीक। अब हम बात करते हैं ये जितने भी टॉपिक हमने बताए हैं, इस सबको आपको दिनचर्या में कैसे लेकर आना है, किस किस घंटे कितना कितना टॉपिक पढ़ने हैं, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि मॉक टेस्ट आपको कितने लगाने हैं, ठीक है। तो हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। पहले मैं जो है साइड हट जाता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक टाइम टेबल है जो आपको 2 मंथ तक फॉलो करना है। मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप बाद में नोट कर लेना, ठीक है। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था इसके बारे में, ये मेरा टाइम टेबल रहता था। आपको एटलीस्ट कम से कम 12 से 13 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। 12 से 13 घंटे में आपको जो है कम से कम 4 स्लॉट लेने पड़ेंगे अपने दिन के, ठीक है। पहले स्लॉट में आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, ठीक। दूसरे स्लॉट में आपको 4 घंटे साइंस को देने पड़ेंगे। साइंस को 4 घंटे दोगे तब जाके आप ये मान के चलोगे कि कम से कम आपके जो है 20 में से 14 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर तक आ सकते हैं, ठीक है। इतने घंटे आपको साइंस को देने पड़ेंगे, एक अच्छा पोर्शन रहता है, ठीक है। साइंस के जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ना, वो आपको टारगेट रखना है कि हर 2 टॉपिक को 5 से 6 दिन में कवर करना है। 5 दिन या 6 दिन में आप 2 टॉपिक कवर कर लो, ठीक है, ठीक। उसके बाद हम थर्ड स्लॉट की बात करें, जो तीसरा स्लॉट आपका रहेगा, ठीक है, उसमें भी आपको जीएस और करंट अफेयर करनी है और फिर आपको रिवीजन करनी है। तो इसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। इसके लिए ये वाली वीडियो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसको देख सकते हो।
इस टाइम टेबल को मैंने पूरा डिस्कस करा है इस वाली वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को आप देख सकते हो, यहाँ पे लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके चेक कर देना, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तो ये था हमारा जो है किस तरीके से हमें अपने इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। हमें टारगेट रखना है 3 से 4 महीने के अंदर जो है अपना 3 महीने के अंदर सिलेबस कवर हो जाए, और उसके बाद दबा के सिर्फ रिवीजन करनी है CBT 1 तक। और उसके बाद हम जो है CBT 2 की एक स्पेशल एक इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हम पूरे श्योर हो जाए कि हाँ भाई सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इतनी दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो देखो मॉक टेस्ट के लिए क्या करना है, जिनका सिलेबस पहले से ही कंप्लीट हो गया, जो बहुत ज्यादा पुराने स्टूडेंट हैं, वो वीक में 3 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं वीक में, ठीक है। आप वीक में जो है 3 मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, वो सिर्फ 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, और 1 मॉक टेस्ट लगाना है आपको मंडे को, ठीक, और 1 मॉक टेस्ट लगाना है आपको फ्राइडे को। रोज रोज मॉक टेस्ट नहीं लगाने, बिल्कुल भी नहीं लगाने। पहले आपको सिलेबस को कवर करना है ढंग से, सिर्फ 2 दिन मॉक टेस्ट लगाने मंडे और फ्राइडे को, और इसका 3-3, 4-4 घंटे आपको एनालिसिस करना है। ये स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो में एनालिसिस कैसे करते हैं मैंने आपको बताया पूरा, ठीक है, डिटेल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपके ALP से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको सिर्फ छोटा सा एक काम करना है कि अपने किसी भी एक फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिए।